मेरी आवाज आ रही है? हाउ आर यू देवेंद्र? कैसे हैं आप? हम्म। हाउ इज द स्टडीज गोइंग ऑन? फाइन। ओके। हमने जो लास्ट क्लास में टॉपिक डिस्कस किए थे उससे रिलेटेड कुछ डाउट, क्वारीज, कुछ कंसर्न तो नहीं? कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में नहीं आई हो? द थिंग विच यू डिड एक्चुअली नॉट गेट, सब समझ में आ गया? ठीक है। सो वी शैल वेट फॉर 1 more minute और लेट्स सेट कि अदर स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर लें। देन द मीन टाइम आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर द स्क्रीनशॉट। ठीक है। ए खुर्शिदा, शी जस्ट जॉइंड इन द क्लास। गुड आफ्टरनून खुर्शिदा, हाउ आर यू? कैसा है बच्चा? हाउ आर यू? फाइन, दैट्स अमेजिंग। ठीक है। एनी डाउट रिगार्डिंग द प्रीवियस टॉपिक? नो? ठीक है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? क्यों देवेंद्र? खुर्शिदा? Okay, so dear students, a very good afternoon. This is Abdesh sir, and I'm just going to start our today's class. The topic is human health and the disease. Today we are having a lecture number 2. Hey Divyanshi, good afternoon. How are you? ठीक है. So I just about to begin the today's lecture 2. Hey Payal, good afternoon. How are you? कैसा है बच्चा? So here we are beginning our class. Let's set go. हमने प्रीवियस टॉपिक जो डिस्कस किया था उसमें कुछ कंटेंट ड्यू रह गया था. दैट वाज अ कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस. वी हैड गॉन थ्रू टिल द मलेरिया. सो वी आर बिगिनिंग फ्रॉम दैट, ओके, इन टुडेस क्लास एज वेल. बच्चे, लेट्स चेक आउट हियर कि एक छोटा सा रिकैप करेंगे प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है उसका. और सेकंड थिंग, एक डायग्राम डिस्कस करेंगे कि कैसे वो ह्यूमन ब्लड में इन्फेक्शन फैलाता है. So Plasmodium actually enters the human body as a sporozoids. Sporozoids क्या होते हैं भाई नितिन, पायल? हाँ, through the bite of infected female Anopheles mosquito and the parasites initially. Yeah, good afternoon नितिन. Okay, infective stage होती है. So parasites initially multiply within the liver cells and then attack the red blood cells, resulting in their ruptures. जो रप्चर होता है आरबीसी का, दैट इज एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ अ टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजोइन. वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस जो है उसको रिलीज करता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द चिल एंड हाई ग्रेड फीवर एक्चुअली अकरिंग इन अल्टरनेटिव ऑफ 3 to 4 आवर्स. 3 से 4 घंटे में एकदम ठंड लग के बुखार आना. इट इज बेसिकली कॉज्ड बाय दैट ओनली. जब एक फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो बाइट करता है किसी इन्फेक्टेड पर्सन को, तब ये जो पैरासाइट है वो उस मस्कीटो में की बॉडी में उसके एब्डोमेन में एंटर करता है और फर्दर ग्रो करता है एंड डेवलप्स एक्चुअली. अब जो पैरासाइट है वो मल्टीप्लाई होता है विद इन देम टू फॉर्म स्पोरोजोइड्स एंड दैट आर स्टोर्ड इन देयर सलाइवरी ग्लैंड. जिसके कारण जब एक मस्कीटो पियर्स करता है तो वो भी उस पियर्सिंग के दौरान ब्लड स्ट्रीम में मूव कर जाता है, ट्रांसफर हो जाता है. And when these mosquitoes bite a human, the sporozoids are introduced into the body and thereby initiating the events mentioned above. It is interesting to know that कि जो मलेरिया पैरासाइट है वो बेसिकली 2 होस्ट में जाके ग्रो करता है. ठीक है, लेट्स चेक आउट. एक फिगर देखते हैं यहाँ पर हम. ठीक है. So basically, there are 2 phases. Actually, one is human host and the second one is mosquito host. So basically, it begins with कि जब फीमेल एनाफिलिस बाइट करती है ह्यूमन को और वहां पर वो उस पैरासाइट को ड्रिल करता है तो वो ब्लड स्ट्रीम में से वाया ब्लड स्ट्रीम ह्यूमन के लिवर तक पहुंचता है.
और वहां पर उसका डिवीजन होता है। डिवीजन होने के बाद अगर उस इन्फेक्टेड पर्सन को एक कोई दूसरा मस्कीटो बाइट कर जाता है तो वो इन्फेक्शन उस मस्कीटो की बॉडी में भी चला जाता है एंड देयर वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है एंड देन इट मूव्स ऑन कॉजिंग दैट मलेरिया। बच्चों जो ह्यूमन बॉडी है वहां पर उस जो पैरासाइट है उसका जो डिवीजन होता है वो असेक्सुअली होता है, जबकि मस्कीटो में इट एक्चुअली अकर्स इन अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस। इस चीज को वापस से कुछ पॉइंट्स में हम लोग डिस्कस करते हैं। बेसिकली जो प्लाज्मोडियम है इसको ह्यूमन बॉडी और फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो का रिक्वायरमेंट होता है, तब जाकर इसकी एक लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है एंड इट रिक्वायर्स टू होस्ट। जो प्लाज्मोडियम है वो बेसिकली डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट है, ठीक है, एंड इट डज कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन द टू होस्ट। डाइजेनेटिक because it requires two forms of genes in the two host. अब इसका जो प्राइमरी होस्ट है वो हमेशा that will be a man where it actually completes its asexual cycle. उसका asexual cycle का जो completion होता है वो man में होता है and इसका जो secondary host होता है that is a female Anopheles mosquito where it completes its sexual cycle. अब जो फीमेल एनाफिलस मस्कीटो है they do have the sporozoites in its salivary gland that we had discussed in the previous slide as well. अब ये जो स्पोरोजाइट्स होते हैं ये मूव करते हैं लिवर वाया ब्लड स्ट्रीम इन अ ह्यूमन बीइंग। अब वहां पर पहुंच गए तो जो लिवर सेल्स होती है तो ये जो स्पोरोजॉइट्स हैं वहां पर ये मल्टीपल फिजन्स के कारण दैट इज असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उनका और कई सारे मीरोजॉइट्स बनाते हैं। और जो ये मीरोजॉइट्स होते हैं ये बेसिकली जब इनका फॉर्मेशन होता है सो दे बीइंग रिलीज्ड। और क्यों? क्योंकि वहां पे जो लिवर सेल्स होती है वो बर्स्ट हो जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं तो ओपन हो जाते हैं एंड इन दैट वे इट इज गोइंग टू कॉज। ये मीरोजॉइट्स दो स्टेजेस में गो थ्रू होते हैं। पहला होता है ट्रोफोजॉइट और जो दूसरा होता है सिग्नेट रिंग ट्रोफोजॉइट। दे आर द टू फॉर्म्स, ठीक है। पहला है ट्रोफोजॉइट, दूसरा है रिंग सिग्नेट रिंग ट्रोफोजॉइट। अब जो ट्रोफोजॉइट होता है सिग्नेट रिंग का इट एक्चुअली इंजेस्ट प्रोटीन फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी। आरबीसी का जो प्रोटीन होता है ना, वाया साइटोप्लाज्म फॉर्म दैट एक्चुअली उसको इंजेस्ट करता है। और the trophozoite of this does create food vacuoles in which digestive enzymes are being secreted. यहाँ पे digestive enzyme का secretion होता है। These enzymes जो हैं वो basically hemoglobin को तोड़ देते हैं। It splits जिसके कारण हीम पिगमेंट अलग हो जाता है और ग्लोबिन जो कि प्रोटीन पार्ट है वो अलग हो जाता है। अब ये जो ट्रोफोजॉइट है इट एक्चुअली टेक्स अप द ग्लोबिन प्रोटीन, बड़ा हो जाता है, इट ग्रोज लार्जर एंड बिकम्स राउंड इन शेप जिसको कि सिजनोइड कहते हैं। अब ये सीजोन डज अंडरगो मल्टीपल फ्यूजन व्हिच एक्चुअली फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ गैमेटोसाइट्स। और ये जो गैमेटोसाइट्स होते हैं दे आर बीइंग ट्रांसफर्ड टू द मस्कीटो। और अगर इन्फेक्टेड पर्सन को फीमेल एनाफिलिस अगर बाइट कर जाता है तो इस स्टेज वाला ये जो गैमेटोसाइट है वो उस बॉडी में एंटर कर जाता है एंड द माइक्रो एंड द मैक्रो गैमेटोसाइट्स का फर्टिलाइजेशन होता है इनसाइड दैट मस्कीटो बॉडी एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन और जो स्पोरोजेनेसिस होता है इट इज actually being executed inside the mosquito intestine। और जो स्पोरोजॉइट्स हैं ये माइग्रेट होते हैं टू द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द मस्कीटो और इस तरह से ये साइकिल रिपीट होती है। बस आपको कुछ एक स्टेप्स ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द अनदर डिजीज दैट इज अमीबाइसिस, ठीक है। सो दैट इज एक्चुअली बीइंग कॉज्ड बाय एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये भी एक प्रोटोजोआ होता है, एक पैरासाइट होता है जो कि ह्यूमंस की लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इट इज बेसिकली इसके दो फॉर्म्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट लिव्ड फॉर्म और एक होता है लॉन्ग सर्वाइविंग सिस्ट, जिसको लेकर कई बार डाउटफुल होती हैं चीजें। और जो शॉर्ट लिव्ड होता है दे आर मोटाइल ट्रोफोजॉइट with the ability to invade different organ system। ये अलग अलग organ system में spread होता है। और second होता है long surviving cyst that is able to colonize a patient। basically अपनी patient का जो intestine होता है वहां पे it forms a community, a sort of group and there they are going to cause the infection badly। is that clear? क्यों भाई? देवेंद्र, नितिन, पायल, देव्यांशी,
अमीबाइसिस वाले ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हैं? प्लाज्मोडियम वाला चीज क्लियर है? कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज तो नहीं है? ठीक है। अब इसके जो सिम्टम्स होते हैं बच्चे, दैट एक्चुअली इंक्लूड्स कॉन्स्टिपेशन, दैट इज मोर कॉमन। ठीक है, एब्डोमिनल पेन एंड द क्रैम्पिंग होती है, stools with the excessive mucus and the blood clot. Basically in this case the people used to say आंफ पड़ना। ठीक है, so house flies basically they act as a mechanical carrier, इसके कारण ये इन्फेक्शन जो है वो फैलता है and serve to transmit the parasite from the fecus of the infected person to the food and the food products, thereby the contaminating them. अब जो ड्रिंकिंग वाटर है और जो कंटामिनेटेड फूड है, दैट इज एक्चुअली कम अक्रॉस इन द कंटेंट्स विद द फीकल मटेरियल, दे द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, जिसके कारण ही ये इन्फेक्शन होता है। बेसिकली एंट अमीबा जो हिस्टोलिटिका है, इसका जो अपीयरेंस होता है, इट इज लाइक दैट, इट इज इंजेस्टेड रेड ब्लड सेल्स, द न्यूक्लियस, एंडोसोम्स, मेम्ब्रेन, कंडेंस्ड क्रोमेटिन और स्यूडोपोड, द फॉल्स फॉर्मिंग्स होती हैं। और ये जो इंटेस्टिनल इन्वेजन होता है, इसका यहाँ पर वो अटैक करता है, जिसके कारण द पेशेंट एक्चुअली फील्स सफर्स दीज थिंग्स एंड द ड्रिंक दैट बेसिकली ट्रोफोजोइड, यहाँ पर एक टर्म है जो हमने प्लाज्मोडियम में भी पढ़ा था और अमीबाइसिस में भी पढ़ रहे हैं। ये टर्म बेसिकली होता है, इट इज अ ग्रोइंग स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सर्टेन स्पोरोजोआ पैरासाइट्स, स्पेशली तब जब वो होस्ट से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, दिव्यांशी आंसर्ड इट इज एन इन्फेक्टिव स्टेज, वेरी गुड। बट अगर इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आता है तो यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, एनी डाउट, एनी कंसर्न, एनी क्वेरीज? नो, आगे बढ़े। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इसको भी एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं। इसमें बच्चों दो टर्म्स होती हैं, दैट इज एंसिस्टेशन और दूसरा होता है एक्सिस्टेशन। एंसिस्टेशन द सिस्ट फॉर्मेशन, द प्रोसेस जिसमें सिस्ट तो बनता है लेकिन वो अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है। और एक्सिस्टेशन, इसमें जो है सिस्ट जो बनता है वो बेसिकली जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तब ये उस पर्टिकुलर सेल को रप्चर कर देता है, फाड़ देता है और उसके बाद स्पोर जनरेट करता है। ठीक है, और इसका साइकिल वी कैन सी लाइक ऑब्वियसली कंटामिनेटेड फूड गया है या वाटर गया है तो लीवर के थ्रू, इंटेस्टाइन के थ्रू एंड ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, लंग्स में जाएगा, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन में जाकर अगर डिवाइड होता है तो पूरी बॉडी को अपने अंडर कवर अप करता है। ठीक है, इसका अगर फेज देखें तो मैच्योर सिस्ट, एज आई टोल्ड यू अबाउट इंसिस्टेशन एंड द एक्सिस्टेशन, दो इसमें सिस्ट फॉर्मेशन होता है। और एक्सिस्टेशन बेसिकली इट अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एज वेल एज इन अ लार्ज इंटेस्टाइन, जहां पर ट्रोफोजोइड्स जो है वो माइग्रेट होते हैं in order to cause the infections. And later on इनका bifurcation होता है, division होता है, they form the two daughter nuclei, जो कि एक जो है further intestinal mucosa में इन्वेड होता है एंड दे कॉज इन्वेजिव इन्फेक्शन। और जो दूसरा टाइप होता है इंसिस्टेशन का, वो इमेच्योर सिस्ट बनाता है एंड देन क्वाड्रोन्यूक्लियड सिस्ट बनाता है और नॉन इन्वेजिव इन्फेक्शन कॉज करता है। ये जो सिस्ट बनते हैं बेसिकली दो तरह के इन्फेक्शन कॉज करते हैं, एक होता है इन्वेसिव इन्फेक्शन और जो सेकेंड टाइप ऑफ इन्फेक्शन होता है दैट इज अबाउट नॉन इन्वेजिव इन्फेक्शन। अब बेसिकली ये दो तरह के जो इन्फेक्शन होते हैं, एक बार इसको भी गो थ्रू कर लें। बेसिकली हमारा जो कॉमन नॉन इन्वेजिव GAS, द गैस्ट्रल वन इन्फेक्शन जो है, इट इंक्लूड्स स्ट्रेप थ्रोट। इस तरह का जब इन्फेक्शन होता है तो स्कारलेट फीवर, इम्पेटिगो और द ईयर इन्फेक्शंस। कई बार आपने देखा होगा कि पेशेंट को बुखार के साथ साथ स्वेलिंग हो जाती है ना, चकते हो जाते हैं, ईयर जो उसका जो ENT पार्ट है, दे एक्चुअली गेट सफर्ड। लास्ट क्लास में वी हैड डिस्कस द लिम्फोइड वन, दे आर गोइंग टू कॉज सच काइंड ऑफ सीक्वेंस। अब these infections are less severe and the more contagious than invasive. ठीक है, invasive GAS infections, they are more aggressive and may cause conditions like streptococcal, toxic shock syndromes, as well as the necrotizing fasciitis. Certain inflammations हो जाते हैं और कई बार जब डिलेमा कॉज करते हैं इन बिटवीन की अगर जो रिपोर्ट्स आती हैं, सिम्टम्स तो ऐसे आते हैं कि द पर्सन एक्चुअली इज बीइंग सफर फ्रॉम द टाइफाइड, बट क्योंकि द मिसिंग ऑफ टाइफाइड, द स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया नहीं होता है, तो इट्स गोइंग टू कॉज सर्टेन डिलेमास।
तो दिस वाज द एंट अमीबा हिस्टोलिटिका. एनी कंसर्न, एनी क्वेरीज? नो, सब समझ में आया? बस टर्म्स ध्यान रखिएगा, टर्मिनोलॉजी इज मस्ट, है ना? कि सिस्ट फॉर्मेशन हो रहा है. सिस्ट फॉर्मेशन दो तरह का होता है, एनसिस्टेशंस एंड एक्सिस्टेशंस, जहाँ पे जो सिस्ट बनता है वो एक्चुअली अनफेवरेबल कंडीशन में पड़ता है और दूसरा जो है फेवरेबल कंडीशन में बनता है. एंड देन दे लीड टू फॉर्म टू काइंड ऑफ इन्फेक्शन, इन्वेजिव एज वेल एज नॉन इन्वेजिव इन्फेक्शन. एस्कैरिस, ठीक है, और वुकारेरिया, ये बेसिकली सॉर्ट ऑफ हाईली फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन हम कह सकते हैं. Ascaris basically common round worm है, as you can see in the green one, ठीक है. And the Wuchereria, that is a filarial worm है, to which you can see in the pink diagram, in the pink illustrations. They are some of the helminths, ठीक है, and which are known to be pathogenic to man. अस्कैरिस की अगर हम बात करते हैं, देखो बच्चों, यहाँ पे जो भी बीमारियां बेसिकली हो रही हैं वो सब इंटेस्टिनल से रिलेटेड हैं और इन्फेक्टेड और कंटामिनेटेड फूड और वाटर से रिलेटेड है, क्योंकि ये अनहाइजीनिक फॉर्म में हमारी बॉडी में जा रहा है. बच्चे जो, अच्छा ये जो कैन एनीबॉडी टेल मी, ये जो वर्म है ये बेसिकली किस पर्टिकुलर किंगडम को बिलोंग करते हैं? क्यों खुर्शिदा, देवेंद्र, पायल, नितिन, दिव्यांशी, हमने जो किंगडम्स पढ़े हैं उन किंगडम्स में ये किस पर्टिकुलर किंगडम को, ग्रुप को बिलोंग करते हैं? इट हैज बीन कैटेगराइज्ड. ठीक है. व्हाट अबाउट अदर्स? दिव्यांशी का तो रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है. हाँ तो बच्चों, ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए. तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं इंक्लूड इंटरनल ब्लीडिंग, yes, because it ruptures the inner line of the intestines. Pleyhelminthes, Ascalminthus, ठीक है. मस्कुलर पेन, क्रैम्पिंग होती है, ठीक है. फीवर, यस, किसी भी चीज का इन्फेक्शन अगर बॉडी में फीवर है तो दैट इज श्योर कि बॉडी में इन्फेक्शन है, बिकॉज दैट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. एनीमिया, यस, क्योंकि सारा न्यूट्रिशन खुद एक्चुअली एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं. जो ब्लड वेसल्स हैं वहां तक न्यूट्रिशन बेसिकली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है वाया वेलाई, क्योंकि वेलाई में जाते हैं और वहां का पोषण सारा खुद एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं, ठीक है. एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टिनल पैसेज, जिसके कारण दूसरे फर्दर प्रोसेसेस जो है स्टमक एक रिलेटेड इश्यूज होते हैं. कॉन्स्टिपेशन मोर कॉमन फ्रीक्वेंटली है और वॉमिटिंग सेंसेशंस, दे आर द सर्टेन थिंग्स. अब बच्चों, ये जो है द एग्स ऑफ द पैरासाइट्स आर एक्सक्रीटेड अलोंग विद द फीकस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन which contaminate soil, water, plants, etc. इस तरह के पेशेंट्स को जब कभी भी अपना टिश्यू या ऑर्गन का डायग्नोसिस करना होता है तो फीकल मटेरियल का भी जो पर्पस होता है डायग्नोसिस का, क्योंकि उसमें अंडे मिलते हैं इस पैरासाइट के, ठीक है. एंड हेल्दी पर्सन एक्वायर्स दिस इन्फेक्शन थ्रू द कंटामिनेटेड वाटर. यस, कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो भी खा रहा है या पी रहा है और वो कंटामिनेटेड है तो डैम श्योर द पर्सन विल बी बीइंग सफर फ्रॉम दिस. दैट इज व्हाई पर्सनल हाइजीन एंड व्हाट वी आर एक्चुअली ईटिंग मस्ट बी स्ट्रेस्ड ओवर देयर. अब वुकारेरिया, that is bankruptcy or the Malay. The filarial worms cause a slowly developing chronic inflammation. ये जिस पर्टिकुलर पार्ट जो बॉडी का है पेशेंट के, उसको अगर डैमेज करते हैं तो उसमें इस तरह का एक ग्रोथ होता है, फाइन. और इट्स अ इन्फ्लेमेशन एक्चुअली ऑफ द ऑर्गन, जिसमें दे लिव फॉर मेनी इयर्स, कई सालों तक. एंड यूजुअली द लिम्फेटिक वेसल, हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, यू माइट हैव स्टडीड, आपको ध्यान होंगी चीजें. यूजुअली द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स, हमारा कमर के नीचे वाला हिस्सा, अपर लिम्स कमर के ऊपर वाला हिस्सा, लोअर लिम्स कमर के नीचे वाला हिस्सा बेसिकली बैडली अफेक्टेड होता है. एंड दिस इज कॉल्ड एलिफेंटेसिस और फिलारियासिस, हाथी पांव के नाम से ये जाना जाता है. और the genital organs are also often affected, resulting in the gross deformities. Yes, that is badly affect the such organs of the patients.
एंड जो पैथोजन होता है बेसिकली इट इज ट्रांसमिटेड टू द हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट बाय द फीमेल मस्कीटो। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर जो है दैट इज अ फीमेल मस्कीटो, जब बाइट करता है किसी पेशेंट को और उसके बाद किसी हेल्दी पर्सन को भी वो बाइट करता है, सो हियर द चांसेस ऑफ बीइंग सफर्ड एंड गेट इन्फेक्टेड विद दीज डिजीजेस आर मोर कॉमन। इज दैट क्लियर? एनी कंसर्न, एनी क्वारीज? खुर्शिदा, देवेंद्र, नितिन, पायल, दिव्यांशी, सब चीजें क्लियर हैं, समझ में आ गई को भाई? फटाफट से बताइए, चीजें क्लियर हैं? अगर कुछ क्वेश्चंस हैं देन यू मे आस्क, अदरवाइज वी शैल मूव टुवर्ड द अनदर स्लाइड। ठीक है, वेटिंग फॉर अदर रिस्पॉन्स। नितिन, देवेंद्र, दिव्यांशी, नो डाउट, लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़े। चलो ठीक है जी। अब बच्चा, एक जो दूसरा मेजर प्रॉब्लम रहता है इन्फेक्शियस डिजीज का, दैट इज अबाउट रिंगवर्म। देखा है सबने? कभी ना कभी किसी ना किसी फैमिली या रिलेटिव मेंबर्स को या अड़ोस पड़ोस में एनी पर्सन इन एनी नेबर एनी फ्रेंड माइट हैव सर्टेन काइंड ऑफ इचिंग सेंसेशंस, रेडनेस। ठीक है, और एक बार कभी भी फंगल इन्फेक्शन बॉडी में हो जाता है तो इतने आसानी से ठीक नहीं होता, क्योंकि फंगल के जो हाइफे हैं वो ब्लड स्ट्रीम में कांस्टेंट डिवाइड करते हैं और अपनी जड़ें मजबूत कर लेते हैं, बिकॉज हाइफा समथिंग इज लाइक अ रूट, और जब उसको लिविंग टिश्यू में ग्रोथ होती है तो इट्स नॉट गोना टू रिमूव और कैन नॉट बी क्योर्ड इन एन इजी मैनर, इट टेक्स टाइम। ठीक है, सो बच्चा, जो मेनी फंजाई दे बिलोंगिंग टू द जेनेरा माइक्रोस्पोरम और ट्राइकोफाइटन एज वेल एज एपिडर्मोफाइटन, बेसिकली ये जो तीन जेनेरा हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द डिजीज रिंगवर्म इन ह्यूमंस, which is one of the most common infectious disease in man। ठीक है, अब इनका जो अपीयरेंस होता है एकदम ड्राई, दे आर द सर्टेन सिम्टम्स कि ये जो स्किन पर सर्टेन पैचेस हो जाते हैं और ये ड्राई होते हैं। ठीक है, एंड स्केली लीजन्स होते हैं इनमें ऑन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जैसे कि स्किन मोस्टली चीक पर होते हैं या फिर हैंड पर होते हैं। नेल्स और जो स्कैल्प, अगर एक बार स्कैल्प में हो जाते हैं सो दे गोना टू कॉज वर्स सिचुएशंस, are the main symptoms of the disease। Basically, they prone to cause being occurred at the cheek of the patient, at the hand, but mostly toward the scalp। अब ये जो lesions होते हैं, they are accompanied by intense itching, बहुत extreme खुजली होती है, especially their surroundings, और ये cause करते हैं हमेशा circle के form में। That is why they are termed as ringworm, being caused by the fungi, और एक्सट्रीम इचिंग होती है। ठीक है, और उसमें मोस्टली जो भी लोशंस वगैरह या एंटीबायोटिक्स या एंटी फंगल चीजें पेशेंट्स लगा देते हैं, इनिशियली दे थिंक अबाउट कि अरे छोटा मोटा सा रैश है, ठीक हो जाएगा, बट नहीं, इट गेट्स वर्सन विद हीट एंड मॉइस्चर। बच्चों, दैट इज अ मोर इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द फंगस, और यहाँ पर ये चीज उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प these fungi to grow, that actually makes them thrive in skin folds, layers formation such as those in the groin or between the toes। ठीक है, certain layers बन जाती है, multiple layers बन जाती है, and they are going to cause the severe infection। Ringworms generally acquired from soil or by using the towel or the clothes or anything, even the comb of the infected person। एक ऐसा पर्सन, एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, अगर हम उसकी बिलोंगिंग्स को यूज करते हैं तो एक नॉर्मल पर्सन को उस इन्फेक्शन के होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सो अल्टीमेटली नीड टू स्ट्रेस ऑन दिस थिंग कि जो भी चीज यूज हो रही है वो इन्फेक्टेड पर्सन की यूज तो नहीं है, दैट इज व्हाई दे आर कॉज द इन्फेक्शियस डिजीज एज वेल। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे पहचाने कि रिंगवर्म जो है, जो स्किन प्रॉब्लम है, वो नॉर्मल रैशेस नहीं है, वो रिंगवर्म है। तो बच्चों, बेसिकली ये कहाँ कहाँ मेनली कॉज होता है? एट द हेयर, द स्काल्प, स्किन एंड द नेल्स ऑफ आइदर फिंगर्स और द टोज, मोस्टली टोज, क्योंकि वो ज्यादातर पानी और सॉइल के टच में आते हैं।
तो जो टोज होते हैं, हैंड्स और द स्कैल्प, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी इन्फेक्शन होता है, इन्हीं को टच किए, हमने अपने सर को खुजा दिया और हम पर्टिकुलर फॉर्म में गए, नंगे पाँव चले गए विद अ बेयर फुट और वहाँ पर हमने वी केम अक्रॉस विद अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन, बाद में हमने प्रॉपर अपना फुट वॉश नहीं किया, तो वहाँ पे वो रह जाता है और धीरे-धीरे जगह बना लेता है। सो द लाइकली द लैंडिंग स्पॉट ऑफ फॉर अ रिंगवर्म इन्फेक्शन, इनके जो साइन और सिम्पटम्स हैं कि इन्फेक्शन यूजुअली डिपेंड ऑन व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड। यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि बॉडी के किस पार्ट पर इन्फेक्शन आया है, ठीक है। बट जनरली मैं इंक्लूड हेयर लॉस एंड रेड स्कैली क्रैक्ड स्किन, दिस इज मोर कॉमन। अगर स्कैल्प में ये रैशेस होते हैं क्योंकि इंटेंस इचिंग इज देयर, जिसके कारण स्क्रैचिंग होती है, स्क्रैचिंग होती है, तो पीपल थिंक लाइक इसको डैंड्रफ हो गया है। द पेशेंट इज इनिशियली कम अक्रॉस विद अ डैंड्रफ, है ना, ड्राई स्किन हो जाती है, तो वो दे कम अक्रॉस विद अ विटामिन पिल्स, बट रीजन कुछ और है, उसको तो फंगल इन्फेक्शन है कि नहीं? So, however, the most well-known sign that gives actually the infection is ironic and misspells name, that is a ringworm. It is a hallmark ring-shaped rash. तो हमेशा याद रखो कि अगर बॉडी में किसी पेशेंट के रिंग शेप में कोई पैचेस हैं, so that is more common for being ringworm. ये हमेशा रिंग फॉर्म में ही कॉज करते हैं। रैशेस तो बेसिकली किसी भी शेप में हो सकते हैं, बट अगर रिंगवर्म की हम बात कर रहे हैं, सो दे विल डेफिनेटली कॉज इन इट। और इनके साथ प्रॉब्लम देखो, जैसे यू कैन सी इन द डायग्राम आई हैड मेंशन्ड ओवर देयर, है ना, ये देखो इस तरह से फंगल हाइफे होते हैं, बहुत ही छोटे-छोटे से रूट हेयर लिंक्स होती हैं फंगस की, और ये बेसिकली जब ब्लड स्ट्रीम में डिपॉजिट होते हैं, तो दे इनके बीच में एक तरह से रैपिड डिवीजन होता है, और जैसे एक प्लांट या ट्री जो है सॉइल को जकड़ के रखता है, वैसे ये ब्लड स्ट्रीम्स में, स्पेशली वेन्स में, एपिडर्मिस जो पोरस नेचर है, उनको अपने हाइफे से इंडल्ज करता है बैडली, और उनको तो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, दैट्स व्हाई इट डजंट गेट रिमूव्ड एंड रिकवर्ड इजीली, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हेडेक। मतलब कहीं अगर रिंगवर्म है और इनिशियल लेवल पे डायग्नोज हो रहा है, तब तो फिर भी वो 20-25 दिन में ठीक हो जाता है, बट अगर समहाउ किसी को सिवियर प्रॉब्लम है, तो इट टेक्स इवन मंथ्स, कई बार तो सालों हो जाते हैं ठीक होने में, ठीक है। सो एनी डाउट, एनी कंसर्न इन इट? नो, आगे बढ़े, सब समझ में आ गया? लेट्स लाइक अ क्रिस्टल क्लियर, क्यों भाई? देवेंद्र, नितिन, ठीक है। अब कुछ चीजों पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। पर्सनल हाइजीन मेंटेनेंस, दो दे आर वेरी जनरल थिंग, सबको पता है, लेकिन फिर भी सबको नहीं पता है। हमें पता है कि हमें कौन सी चीजें फॉलो करनी चाहिए, लेकिन हम नहीं करते, वी बिकम केयरलेस। The maintenance of personal and the public hygiene is very important for prevention and control of many infectious disease. है ना? जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, they are the certain things कि अब कई बार हमारे दिमाग में आता है, उसने नहीं किया तो हम क्यों करें? So it is a responsibility of all. So measures for the personal hygiene, it actually includes the keeping the body clean, need to have a daily wash, consumption of clean drinking water, फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो भी खाएं साफ खाएं, जो भी पिए स्वच्छ पिए, है ना। पब्लिक हाइजीन एक्चुअली इंक्लूड्स प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा। अभी तो गवर्नमेंट ने काफी चीजें इनिशिएट की हैं कि घर घर से कचरा ले जाया जाता है, बट प्रीवियसली इट वाज थ्रोन बाय द लोकल पीपल एंड इट वाज सो लेफ्ट ओवर हियर एंड देयर, है ना। और जो स्ट्रीट डॉग्स वगैरह हैं, दे आर जस्ट गोइंग टू पुल इट एंड दैट्स गोइंग टू कॉज अ सिवियर इन्फेक्शन, एंड हु आर द रिस्पांसिबल? द लोकलाइट्स, द लोकल पीपल. So the periodic cleaning and the disinfection of the water reservoirs, pools, cesspools, tanks, and observing the standard practices of hygiene in public catering is must. अगर हम बात करते हैं द इनके मेजर्स की, लाइक दे आर पर्टिकुलरली एसेंशियल वेयर द इन्फेक्शियस एजेंट्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द फूड एंड वाटर सच एज टाइफाइड, अमीबाइसिस एंड एस्कैरिसिस। अगर जहां खाने में पीने में गंदगी है, मतलब ये इन्फेक्शन फैलने के पूरे चांसेस हैं, नॉट इवन अ चिल्ड्रन बट टू द एडल्ट एज वेल, ठीक है। और एडल्ट से ऑटोमेटिक बच्चों में जाएगा।
In cases of the airborne diseases, there were like such a pneumonia and the common cold, in addition to be the measures. Close contact with the close contact with the infected person or close contact. Am I audible? Okay. So I was just saying, it's about the close contact with the infected persons or their belongings should be avoided. We must avoid such things, है ना? हमें हमारी hygiene का ध्यान खुद रखना है, and ultimately we have to aware this thing to each and every person in the generation even. For diseases such as malaria and filariasis that are transmitted through the insect vectors, mosquito, ठीक है ना? So most important measure to control eliminated the vectors and their breeding places, especially जो particular time होता है इस पे जब ट्रांजिशन होता है मंथ वाइज, तो इस पर्टिकुलर टाइम में इनकी ब्रीडिंग बढ़ जाती है. सो नीड टू क्लीन द सराउंडिंग्स, नीड टू क्लीन दैट जनरल की वाटर कूलर वगैरह जो है पानी रेगुलर बेसिस पे चेक होता रहे, चेंज होता रहे, क्लीन होता रहे ना. And can be achieved by avoiding stagnation of the water in and around residential area. घर के आसपास कहीं पानी जमा ना हो पाए, because they're going to cause foul odors. Regular cleaning of household coolers, use of mosquito nets, including introducing the fish like gambusia. गंबूशिया फिश एक ऐसी फिश होती है जो मच्छर के लार्वे को खा जाती है. इसलिए अगर आसपास कहीं वाटर बॉडी है और वहां पर मस्कीटो ब्रीडिंग होता है, तो देयर सच फिश मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड. क्योंकि छोटे स्केल पर तो हम लोग साफ कर सकते हैं, लेकिन इन अ लार्ज स्केल इट बिकम्स टफ फॉर अस to maintain all such the breeding from these, because it's a natural task, है ना. तो गंबूशिया जो है उसको वाटर बॉडीज में इंट्रोड्यूस कराना चाहिए. एक्चुअली दे फीड द मस्कीटो लार्वे. Spraying of insecticides in ditches, drainages areas, swamps, etc. इसके अलावा जो डोर होते हैं, जो विंडोज होते हैं, शुड बी प्रोवाइडेड विद अ वायर मेश टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द मस्कीटोज. जालियां प्रॉपर होनी चाहिए, स्पेशली इवनिंग आवर्स में जिस समय मच्छरों की एंट्री होती है. Isn't it? Basically, it is said that कि वो समय होता है जब हमें अपने घर के दरवाजे खुले रखना चाहिए, because लक्ष्मी का आगमन होता है, because that is the particular dusk time, right? But somehow along with that, the certain insects do come without any invitation और बाद में problem create करते हैं. So such precautions have actually become the more important, especially in the light region with widespread incidences of the vector-borne like mosquitoes and diseases like dengue, chikungunya in the many parts of India. Recently ये सारी चीजें और शेप में आई हैं. क्यों? क्योंकि मान के चलो कोई दूसरे कॉन्टिनेंट या कोई दूसरे कंट्री से वो इन्फेक्टेड पर्सन हमारी कंट्री में, हमारे एरिया में आता है और उसको मच्छर काट लेता है और वो मच्छर जो है दूसरे पर्सन को काट लेता है, तो अल्टीमेटली दैट विल एक्ट लाइक अ वेक्टर, और जहां पर इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. इज दैट क्लियर? बट हमारे यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन डिजीजेस हैं, दे आर द डेंगू, मलेरिया, है ना. कुछ समय पहले चिकनगुनिया वर आल्सो देयर, बट नाउ इट इज कंट्रोल्ड इन सर्टेन एरियाज. बट नीड टू बी वेरी अवेयर, द पर्सन शुड नेवर बी. जैसे कोरोना आया था, एब्सोल्युटली परफेक्ट आया था, है ना. सो दैट वाज अ पर्टिकुलर फेज होता है. अल्टीमेटली किस पर्सन को आया, कहाँ से आया, द सो मेनी मिथ इज देयर कि किसने किस पर्टिकुलर एनिमल को खाया कि दैट वाज अ एयरबोर्न डिजीज, जिससे उस इनफेक्ट बॉडी में आया, वहां से वो स्प्रेड हो गए. तो नीड टू बी सेल्फ अवेयर एंड स्ट्रेस ऑन द इम्यूनिटी, जो अभी हम आने वाली स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं. दैट इज अ मोर इम्पोर्टेंट, है ना. So the advancements made in the biological science have armed us to effectively deal with many infectious diseases. पहले people were used to call the god and all these things कि भाई किसी को fever हो गया है, किसी को infection हो गया है. They were not knowing there was something about that was an evil curse. Devil curse. So they used to stress on, but the moment science has actually introduced their identifications and their reasons, तो उसको जब हम overcome कर पाएंगे तो problem ultimately sort out हो जाएगी.
The use of vaccines and immunizations programs have enabled us to completely eradicate a deadly disease like smallpox. Yes, बच्चों किसी भी तरह का जो इन्फेक्शन होता है और उसके रिगार्डिंग हम जो भी मेडिसिन या वैक्सीन देते हैं, तो इसका 100% गारंटी नहीं होता कि उस पर्सन को वो डिजीज दोबारा नहीं होगी। एक्चुअली ये जो चांसेस हैं उसको रिड्यूस कर देता है। एक ऑर्डिनरी पर्सन में वो इन्फेक्शन होने के चांसेस 100% होते हैं, लेकिन एक इम्यूनाइज्ड पर्सन में उसके जो रेट ऑफ चांसेस होते हैं वो काफी रिड्यूस होते हैं, क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो इम्यून है और उसके अंदर उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बने हुए हैं। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, बेसिकली हम लोग एंटीबॉडीज पे डिस्कस करेंगे। आज तो मैं आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द टीजर कि कैसे आईजीजी आईजीएम वगैरह काम करते हैं, ठीक है। और बी सेल्स, टी सेल्स, फाइटर सेल्स कैसे अपना काम करते हैं, बिकॉज दैट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड एज वेल एज मोर इंटरेस्टिंग, कि कैसे एक इन्फेक्शन जो बॉडी में फैल रहा है उसको कंट्रोल किया जाता है नेचुरली, राइट। बिकॉज अल्टीमेटली एक पेशेंट है, उसने तो भाई दवाई खा ली और वो सो गया, डॉक्टर ने कहा रेस्ट करो, बाकी सारा काम दवाइयां करेंगी। अब दवाई का जब तक असर रहेगा तब तक तो ठीक है, 2-4 घंटे या 6 घंटे दवाई का असर है, उसके बाद वॉशरूम विजिट करता है पेशेंट तो फ्लश आउट हो जाती हैं चीजें बॉडी से। अब इस दौरान जो दूसरे बॉडी के सेगमेंट्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, जो इंटरनल टिश्यूज हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम फाइटर्स हैं, हाउ एक्चुअली दे वर्क, दैट इज मोर इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट इट। तो अ लार्ज नंबर ऑफ अदर इन्फेक्शंस डिजीज जैसे पोलियो, पोलियो कैसे फैलता है भाई? डिप्थीरिया, pneumonia, tetanus, they have been controlled to the large extent by the use of vaccines. पोलियो कैसे फैलता है? Who's going to answer? हाँ, पायल, नितिन, देवेंद्र, खुर्शिदा, दिव्यांशी। डिप्थीरिया, टेटनस, टेटनस कैसे फैलता है? टेटनस के बारे में बहुत कॉमन सुना है, और टेटनस के सिम्टम्स क्या हैं? आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू ऑल दीज थिंग्स बिकॉज दे आर मोस्ट कॉमन एंड वेल स्टडीड अबाउट इट। नाउ यू ऑल हैव टू आंसर मी कि पोलियो क्या होता है, उसका सिम्टम क्या है, और उसका स्प्रेड क्या है, और अभी रिसेंटली हम लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया है इन अगेंस्ट ऑफ पोलियो। फटाफट रिस्पॉन्स करो, बताओ जल्दी, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। पोलियो वायरस से फैलता है, वेरी गुड। और रस्टी टेटनस होता है, वेरी गुड। और टेटनस का जो क्या होता है, टेटनस बेसिकली क्या है? वायरस है, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, फंगस है, क्या है? टेटनस जो है बेसिकली किसके द्वारा फैलता है? हाउ एक्चुअली इट्स गोइंग टू स्प्रेड एंड कॉज द प्रॉब्लम इन अ ह्यूमन बॉडी? देवेंद्र, कैसे होता है इसके अकॉर्डिंग जो टेटनस होता है, और उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? उतना नहीं पता। हाँ, दैट इज अ बैक्टीरिया टेटनाई, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। और क्या होता है खुर्शिदा? कम ऑन डिस्क्राइब समथिंग, कैसे फैलता है और इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं अगर विद इन 24 आवर्स? अच्छा ये बताओ, किसी बॉडी को अगर कोई कट लग गया है, किसी पर्सन की बॉडी को, तो उसको जो टेटनस के इंजेक्शन लगते हैं वो बेसिकली कितने समय के अंदर लगना चाहिए? और अगर एक बार लग गया है तो क्या 1 साल के अंदर उसको दोबारा टेटनस के इंजेक्शंस लगवाने चाहिए? डज इट देयर वुड बी एनी नीड to inculcate with that tetani injections against the or the vaccines against the tetanus 24 आवर्स में, ठीक है। और अगर एक बार हो नंबर 1 साल तक जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और अगर मान लो कोई पर्सन है, कोई पेशेंट है जो बचपन में उसको सारे वैक्सीन लगे हैं और उसके बाद उसको अगर जरूरत पड़ती है, तो क्या उस केस में भी उसको टेटनस के इंजेक्शन वगैरह लगाने चाहिए, लगते हैं और नहीं? अगर उसको पहले सारी डोज लग चुकी है, लगते हैं, तो बेसिकली उस समय उसको बूस्टर्स लगते हैं, राइट, इफ द पेशेंट एक्चुअली इज बीइंग सफर्ड विद दिस थिंग। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर किसी पेशेंट को लाइक डॉग ने बाइट कर लिया, ठीक है, तो कौन सा उसको डिजीज होने के चांसेस रहते हैं? क्या उसके अगेंस्ट कोई वैक्सीन है? बताइए भाई। रेबीज के, ठीक है। और कितनी डोज लगती होगी रेबीज के इंजेक्शंस की, और कितने अल्टरनेटिव्स में लगती होगी, और इंजेक्शंस कहाँ लगते हैं? 14 डोज लगती है? नहीं, पहले लगती थी, अब नहीं,
ठीक है, पहले लगती थी पेट में, अब नहीं लगती है। कम लगता है, कितना कम लगता है देवेंद्र? 1 2 3 4 5 7। और अगर दो दो या 3 डोज लगती है, और बेसिकली जिस पर्टिकुलर डे पे लगती है उसके जो भी अल्टरनेटिव्स 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन बाद रिपीट करना होता है। और अगर इन केस कोई डोज मिस हो जाती है और सीवियर इन्फेक्शन होता है तो वो साइकिल रिपीट होती है। ओके, यस, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। हाँ, और सेकेंड थिंग कि किस तरह का सिम्टम होता है द पर्सन एक्चुअली हु हैड एक्चुअली द डॉग बाइट, और क्यों, क्या प्रॉब्लम होता है, रेबीज क्या चीज है, बताओ बताओ। वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, तो इट इज वन ऑफ द सेम थिंग। रेबीज क्या चीज है, ये क्या बला है भाई? हाँ, नितिन, नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। पायल, नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। रेबीज क्या बला है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? दिव्यांशी, हाँ, जो पेशेंट होता है डॉग जैसे बिहेवियर होना, और उसको पानी से डर लगता है। इनफैक्ट अगर उसको प्यास भी लगती है तो वो जो है पानी पीना अवॉइड करता है। ठीक है, इट्स अ हाइड्रोफोबिक डिजीज इन विच जो वायरस, अच्छा वायरस होता है कि बैक्टीरिया होता है? रेबीज क्या है, वायरस है बैक्टीरिया है? और दूसरा पैरासाइट है। वाटरफोबिक हो जाते हैं, हाँ वाटरफोबिक हो जाते हैं, तो क्या है ये बेसिकली? वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, या कोई दूसरा डिजीज कॉजिंग एजेंट होता है? बैक्टीरिया होता है। खुर्शिदा, सोच समझ के आंसर करो बच्चे, कुछ भी मत बोलो। हाँ। वायरस होता है, दैट इज बेसिकली अ वायरस होता है जो उस जो पेशेंट का जो नर्वस सिस्टम है उस पर एकदम से अटैक करता है। बस बेसिकली जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं डिजीजेस की, जो भी इन्फेक्शन होता है, जो भी पैथोजन होता है, वो अलग अलग जगह के ऊपर टारगेट करता है। कोई सीधे ब्लड स्ट्रीम में जाके लीवर पर अटैक करता है, कोई सीधे इंटेस्टाइन में जाके अटैक करता है, तो कोई नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, और अगर उस पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता तो 10 to 15 days के अंदर उसके जो इट गोना टू कॉज द फैटल द डेथ is possible in the case of the patient who's actually suffering from rabies। तो बच्चों ये छोटी छोटी चीजें बहुत जरूरी हैं, because you are the future doctor, you have to aware, you have to serve the society, है कि नहीं? क्यों ऐसे क्यों देख रहे हैं? नहीं। इट इज कॉमन, यस, है ना, बिकॉज आप जो सेकंड जनरेशन है, यू आर गोना टू टीच द अनदर जनरेशन, सो दे आर द सर्टेन बेसिक थिंग्स। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी चीज पर। हायर लेवल पे जो रिसर्च होता है, जो स्टडी होता है, दैट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी टर्म्ड एज अ बायोटेक्नोलॉजी, and it is the verge of the making available newer and the safer vaccines। इस तरह का जो advanced technology होता है, that is being studied under the biotechnology, and the discovery of antibiotics and the various other drugs has also enabled us to effectively treat the infectious diseases। क्योंकि आज साइंस ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है, we are growing, है कि नहीं? वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरस, यस, वेरी गुड। और स्टडी ऑफ फंजाई, the branch of science which deal with the study of fungi is called हाँ जी, फंजायोलॉजी होता है ऐसा कुछ? साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, माइकोलॉजी, क्या होता है? फाइकोलॉजी। हाँ, तो ये चीजों को हमें ध्यान रखना है ना, छोटी छोटी चीजों को लेके हमें ध्यान रखना है। चलो, वी आर मूविंग हियर। अब हमारा जो टॉपिक था कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस, उसको हमने कर लिया है खत्म। किसी बच्चे को उससे रिलेटेड अगर कुछ भी कंसर्न, डाउट, क्वेरीज हैं तो फटाफट से पूछिए, अदरवाइज हम लोग हमारा जो टॉपिक है इम्यूनिटी, वी आर गोना टू स्ट्रेस ऑन दैट। नो डाउट, नो क्वेरीज, आगे बढ़े? जय बात। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। वी आर टॉकिंग अबाउट इम्यूनिटी, है ना? क्या होता है इम्यूनिटी? इम्यून सिस्टम क्या होता है? हाँ, जैसे नाम ही दिख रहा है, इनेट इम्यूनिटी, अक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्या चीज है? दैट इज अ वेरी वास्ट टॉपिक। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं, 5 से 7 नंबर के क्वेश्चंस बेसिकली इसी पर बेस्ड होते हैं।
क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर जो बी सेल्स है, टी सेल्स है, थाइमस वाला पार्ट है, उससे रिलेटेड चीजों पे फोकस करता है। तो चलो लेट्स चेक आउट कि पावर टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, यस। द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिजीज, यस। इम्यून मीन्स टू अगेंस्ट, यस। है ना, अपने आप को एब्सोल्युटली परफेक्ट। आप सबके लिए एक अप्रिसिएशन तो बनता है भाई कि आप लोग एक्टिव हैं क्लास में। सो एवरी डे exposed to the large number of infectious agent. Yes, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, रात से लेके फिर अगले दिन तक हमारे आसपास इन्फेक्शंस के एजेंट बहुत रहते हैं। ठीक है, अगर हमने सुबह अच्छी सी ब्रेकफास्ट लिया, है ना, एकदम हैवी वाला ब्रेकफास्ट लिया, हमने नॉर्मल जल्दी उठ गए और सनलाइट ली। अच्छा, ऐसे क्यों कहा जाता है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए? वाई? सुबह जल्दी उठने के क्या बेनिफिट होते हैं? एज अ बोलते हैं ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, दिस इज द वे टू बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। फ्रेश एयर, ठीक है, फ्रेश एयर से हमें क्या मिलता है देवेंद्र? फ्रेश एयर से हमें क्या मिलता है? क्यों भाई? नितिन? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ठीक है। और क्यों भाई नितिन, पायल? आप लोग के जवाब नहीं आ रहे। आवर हॉर्मोन्स आर एक्टिव एट दिस टाइम, वेरी गुड। और हमारे अंदर जो न्यू सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है, सनलाइट से विटामिन मिलते हैं। विटामिन मिलते हैं, कितने विटामिन मिलते हैं भाई देवेंद्र? कितने विटामिन मिलते हैं? सनलाइट से एक ही विटामिन मिलता है। हाँ, और कौन सा विटामिन होता है? और उस विटामिन का मिलने का एक समय होता है। अगर वो समय छूट गया तो वो विटामिन हमको नहीं मिलता। और वो बेसिकली विटामिन कैसे मिलता है, उसके लिए भी पैसिव एक्शन होता है। क्यों दिव्यांशी, खुर्शिदा? हाँ, बेसिकली जो मॉर्निंग का टाइम होता है, अगर हम लोग जल्दी उठते हैं तो उस समय हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग होता है। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना मतलब हमारे जो डब्ल्यूबीसी हैं, ठीक है, उनका जो फॉर्मेशन होता है, उनका जो डेवलपमेंट होता है, उनका जो ग्रोथ होता है, वो एक्टिवली एक्टिव होता है। सेकेंड थिंग, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है, क्योंकि सुबह के समय हैप्पी वाले हॉर्मोन्स तो बनते ही बनते हैं, गैस्ट्रिक जूस भी बनता है, और उनको उस समय बिकॉज हमने रात को जो भी खाना खाया। अच्छा, एक क्वेश्चन है, आप लोग को पता भी होगा उसका आंसर। ब्रेकफास्ट को ब्रेकफास्ट क्यों कहते हैं? It is related to the immune system. It is related to the diet. That is why I just asked कि ब्रेकफास्ट को ब्रेकफास्ट क्यों कहते हैं? Why do we call it breakfast? खुर्शिदा, देवेंद्र, पायल, नितिन, दिव्यांशी? नहीं पता? एनी गेस? कुछ भी बोलो, इट इज अ जनरल डिस्कशन, इट्स अ क्लास। नितिन, ब्रेकफास्ट को ब्रेकफास्ट क्यों कहते हैं भाई? पायल, व्हाई डू वी कॉल इट ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट को ब्रेकफास्ट क्यों कहते हैं? एनी गेस? खुर्शिदा, एनी आइडिया? देखो बच्चों, रात में हम लोग जो खाना खाते हैं, कितने बजे आप लोग खाना खाते हो? डिनर कितने बजे लेते हो? बेसिकली एट व्हाट टाइम डू यू टेक योर डिनर? और डिनर लेने का मैक्सिमम सही टाइम क्या होना चाहिए? 8 साढ़े 8 पे, ठीक है। और उसके बाद सुबह वी हैवंट ईटन फॉर ऑलमोस्ट 8 to 9 hours, सो इट मे बी यस, एब्सोल्युटली परफेक्ट, दिस इज द अप्रोप्रिएट आंसर कि हम लोग रात का जो खाना खाते हैं, राइट, 8 साढ़े 8 9 बजे लिया या 10 बजे ले लिया, उसके बाद हम जो मैक्सिमम मील लेते हैं ब्रेकफास्ट में, वो भी 9 से 10 बजे के बाद लेते हैं, तो हमारे पास बेसिकली 12 घंटे का फास्टिंग हो जाता है, ठीक है। 12 घंटे का अनवांटेड व्रत हो जाता है। तो बेसिकली उस फास्ट को ब्रेक जो मील करता है, दैट इज व्हाई इट इज सेड ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट लेना बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। जो बच्चे, जो एडल्ट, जो पर्सन अगर एक हैवी वाला और हेल्दी वाला ब्रेकफास्ट लेते हैं, स्पेशली बिफोर 10, 8 से 10 के बीच में, तो उनका जो डाइजेशन है वो बहुत स्ट्रांग होता है, उनका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग होता है, उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छी डेवलप होती है, बॉडी में हैप्पी वाले हॉर्मोन्स आते हैं, और बॉडी एकदम एक्टिव एंड फंक्शनल होती है, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे देखो, ये जो बॉडी का क्लॉक है वो सनराइज के अकॉर्डिंग है। जैसे जैसे सन राइज होता है, हमारी बॉडी में इस तरह का जो केमिकल चेंजेस होता है, जो बॉडी की नीड होती है, इट एक्चुअली एनहांसेस। और जैसे जैसे नून टाइम होता है, इट स्टार्ट्स गेटिंग डिमिनिशेस। हमारा जो डाइजेशन होता है, जो गैस्ट्रिक, आई गेट टू स्लीपी।
आप इसलिए होते हो बिकॉज आप रात को लेट सोते होगे। आपका जो दोपहर का जो मॉर्निंग जो आपका जो ब्रेकफास्ट है, एट व्हाट टाइम डू यू टेक ब्रेकफास्ट? सुबह का खाना पहली बार कब खाते हो और खाने में क्या लेते हो? पहला कोर, पहला मील एट व्हाट टाइम डू यू टेक? हम्म देखो बच्चे, हमारी जो लाइफस्टाइल है ना वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। आप स्लीपी फील कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप जो है खाने में वो सारे न्यूट्रिशंस नहीं ले रहे हो, जिसके कारण आपके अंदर एनर्जी आए, आपके अंदर एटीपी। कर्ड, कर्ड किस समय लेते हो? सुबह, फिर दोपहर में, क्यों खुर्शीदा? और कर्ड के साथ क्या पराठे खाते हो? नेवर। कर्ड के साथ कभी भी नमक वाली चीज नहीं खाना चाहिए, बिकॉज वहां पर जो बैक्टीरिया है कर्ड की, वो प्रॉपरली काम नहीं करती। दैट एक्चुअली सॉल्ट किल्स दैट बैक्टीरिया। इसलिए हमेशा कर्ड को जैगरी के साथ या शुगर ऐड करके ही लेना चाहिए, बिकॉज इन दैट केस वो बैक्टीरिया जो अच्छे वाले बैक्टीरियाज हैं वो ग्रो होते हैं। और नमक के साथ हम करते हैं, इसको खाते हैं, तो जो हमारा सेल्स होता है दैट एक्चुअली कॉजेज एडिमा। हमारे जो सेल्स हैं, हमारे जो डाइजेस्टिव इनर लाइनिंग सिस्टम है, वहां पे एडिमा होता है। पंजाबी लोग तो ऐसे ही खाते हैं जैसे कि वो डेफिनेटली खाते हैं, लेकिन वो फिजिकल वर्कआउट भी करते हैं। और वो लस्सी खाते हैं, दूध नहीं लेते, सॉरी दही नहीं लेते। लस्सी इज द डिफरेंट फॉर्म, बिकॉज वो कर्ड में जो उसका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, लस्सी में उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और बेसिकली उनका जो टास्क रहता है, उनके जो पराठे हैं दैट इज नॉर्मल नमक वाले नहीं होते, वो आलू के पराठे होते हैं, एंड दे आर वेरी स्टफ्ड। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारा जो इंडियन का जो फूड प्लेटर सिस्टम है उसमें सारे न्यूट्रिशन है। ठीक है, तो लस्सी का भी एक अच्छा खासा होता है, मीठी होती है। और जो पराठास दे यूज टू टेक दैट इज टफ, अच्छे फीलिंग्स होती हैं। आलू दैट इज कार्बोहाइड्रेट, दैट इज रिच। और सॉल्ट भी नाम मात्र का होता है। ओके, सो अल्टीमेटली ये जो कॉम्बिनेशन होता है हमारे खाने का, यही नुकसानदायक होता है अगर हम इसको प्रॉपर नहीं लेते। और अगर आप अपनी बॉडी में प्रोटीन लेते हो, स्पेशली मिल्क का कोई भी फॉर्म लेते हो, तो देखो यू वॉन्ट फील स्लीपी। ठीक है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दी उठ भी जाते तो हमारे पाँव में दर्द होता है, हमारी बॉडी एक होती है ना? और अजीब सा फील आता है, दैट इज जस्ट बिकॉज अब हमारा जो बॉडी है तैयार नहीं है, हमारा नर्वस सिस्टम तैयार नहीं है, दैट वी हैव टू वर्क। और उसके लिए प्रॉपर नरिशमेंट इज मस्ट। ठीक है, सो अल्टीमेटली इन द मॉर्निंग का जो समय होता है सुबह 6 साढ़े 6 से, स्पेशली जो हमारा डॉन टाइम होता है ना, ब्रह्म मुहूर्त जिसको हम लोग कहते हैं, अगर हम उसमें उठ जाते हैं, स्पेशली यू स्टूडेंट्स, तो आपके पास एक सबसे बेनिफिट ये होता है कि आपके पास काम करने के लिए एक्स्ट्रा घंटे होते हैं। 1 कप दाल एंड 1 ग्लास डेली, बस 1 कप। हमेशा बीएमआई के अकॉर्डिंग खाना लेना चाहिए, हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग लेना चाहिए। सेकेंडरी, हमारा जो फिजिकल आउटपुट है, हम बैठ के काम कर रहे हैं कि हम फिजिकल काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस करो, प्रोटीन को इंक्रीज करो। ठीक है, क्योंकि हम प्रोटीन जितना लेते हैं उसको डाइजेस्ट होने में समय लगता है। कार्बोज लिया, वो बेसिकली फैट इंक्रीज करता है, खाया नहीं कि फटाफट से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुविक एसिड बना लेगा, वो वाली जो प्रोसेस वो यहाँ आ जाएगी। अल्टीमेटली वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट, एक्चुअली व्हाट डू वी टेक, हमारा पर्पस क्या है। सेकंड थिंग, बीच बीच में गैप्स लो, आप जो स्टडी करते हो, है ना, पानी बिल्कुल पियो ड्यूरिंग द स्टडी, हैव सम वाटर। और खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद थोड़ा सा पानी अवॉइड करो। ड्यूरिंग द फूड अगर बहुत ज्यादा प्यास लगती है तो पानी लो। हम लोग क्या करते हैं, खाना खाने से पहले 15-20 मिनट पहले पानी पी लिया, और खाना तुरंत खाते बराबर हमने 1-2 ग्लास पानी पी लिया। नेवर डू। खाना खाने से कोशिश करो आधा पौन घंटे पानी लो, अच्छी वाली भूख लगेगी। और खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी लो। राइट, वी नीड टू लर्न दिस थिंग फ्रॉम द एनिमल्स, जो खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीते। और वो अगर हम हमारे पुराने कल्चर्स को अगर देखें कि why the people were so fit and fine, why did they have such kind of thing, because today the each and every person is having the stomach distress, constipation है ना? खाना खाते समय भूख नहीं लगती है और कुछ भी उठा के थोड़ा बहुत खा लेते हैं। एक तो हमारी बहुत अच्छी वाली आदत है जो बहुत बेकार है, कि जब हमें भूख लगती है हम तब खा लेते हैं। वी मस्ट हैव अ प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर गैप्स इन बिटवीन द 2 to 3 or 4 मील्स, है ना? बीच में भूख लगती है,
ट्राई टू हैव द रफेज रिच फूड, सैलेड्स ले लो। रफेज जो बेसिकली कम खाने में हमको ज्यादा फील होता है ना। दे आर हैविंग सर्टेन रोस्टेड राइस, द सैलेड्स। ओके, सो अपना मॉर्निंग का जो फूड ले रहे हो बहुत हैवी लो, नून का थोड़ा लेस हैवी लो, और नाइट का और लेस लो, लेकिन मॉर्निंग एकदम सुबह खाओ राजा की तरह। आमंड्स ले सकते हो, लेकिन आमंड्स को सोक करके खाते हो कि नहीं, और कितने कितने पिल्स उसके कितने ग्रेन्स लेते हो, कितनी क्वांटिटी में लेते हो, बस 4। और उसके साथ आमंड से हमें प्रोटीन मिलता है, चलो प्रोटीन की डोज पूरी हो गई। देन उसके बाद व्हाट अबाउट आरबीसी, आरबीसी के लिए क्या लिया हमने, डब्ल्यूबीसी के लिए क्या लिया हमने, हाँ, दीज आर द थिंग्स। रेजिन्स आर देयर, रेजिन्स खाइए। रोस्टेड ग्राम्स विद द जैगरी, वो खाइए। पूरी बॉडी में एक तो प्रॉपर रफेज जाएगा, सारे प्रोटीन्स, कहते हैं ना, जो बीट रूट में भी कैसे लेते हो, उबाल के खाते हो, उसका जूस पीते हो कि कच्चा खाते हो, है कि नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट, बिकॉज देयर ऑल्सो स्प्राउट्स भी डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ स्प्राउट्स डू यू टेक, मूंग के लेते हो कि चने के लेते हो, या मिक्स रहते हो, और एक मुट्ठी खाते हो कि 2 मुट्ठी खाते हो, राइट। और उसके साथ में क्या कॉम्बिनेशन लेते हो, जूस किसका जूस लेते हो, मिक्स जूस लेते हो, लेमन जूस लेते हो, शिकंजी बना के पीते हो, आम का पना पीते हो, व्हाट डू यू टेक एक्चुअली, बिकॉज दीज आर द सर्टेन थिंग्स जो हमारी इम्यूनिटी पे डायरेक्टली असर करता है। और हम इस चीज को, हमें पता है कि हमें सब पता है, लेकिन द मोमेंट हम कुछ करने बैठते हैं तो हमें कुछ नहीं पता है हम बॉडी को क्या दे रहे हैं, है ना। 4 से 5 तरह की जो दालें होती हैं, द फ्रूट जूस में कौन सा बेटा, है ना। आप बनाना शेक ले रहे हो, राइट, बनाना शेक में कौन कौन से फ्लेवर्स एड ऑन कर रहे हो, तो बेसिकली हमें सब पता है, लेकिन जब हम कुछ खाने बैठते हैं तो हमें कुछ नहीं पता है, जो सामने मिलता है, अरे भूख लग रही है खा लिया, उससे हमारे पेट में सिर्फ और सिर्फ कचरा जाता है, दैट एक्चुअली डजंट प्रोवाइड एनीथिंग। और हमारे खाने के लिए दांत है, हम जल्दबाजी में फटाफट खा लेते हैं, हमारी इंटेस्टाइन में दांत नहीं है, वी डोंट हैव टीथ इन द इंटेस्टाइन्स। तो जितना हम उसको क्रश करेंगे, जितना हम च्यू करेंगे, जितना स्वेलो करेंगे, उतना ही स्मूथली वो एब्जॉर्ब होगा, एंड दैट विल रन टुवर्ड द बॉडी। सो बच्चों, अगर हमने हमारी बॉडी सिस्टम को अच्छे से समझ लिया, हमारी बॉडी क्लॉक को समझ लिया, हमने हमारी बॉडी की एक्टिविटीज को अपने अकॉर्डिंग कर लिया, सो दीज आर द थिंग्स जो हम फिर किसी चीज को हम किसी भी चीज के अगेंस्ट हम चीजों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो हार्ड वर्क हो, एनीथिंग। ठीक है, सो हम बात कर रहे थे यहाँ इम्यूनिटी की। मैंने इतना सारा चीजें इसलिए डिस्कस किया क्योंकि हर वो चीज जो हम खाते हैं वो हमारी डाइट से, हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड है। अगर हम लेट हो रहे हैं सुबह सोकर उठने में, देखो वीकेंड्स में इट्स ओके क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे वी नीड टू ग्रो अप। और हमारा जो कल्चर है उसमें ही आप देखो इतने सारे कस्टम्स हैं, उसका अल्टीमेटली रीजन क्या है, बेसिकली इन दिस वे देयर आर सो मेनी थिंग्स, आई डोंट नो whether it is so orthodox or the religious concern, like we need to pour the milk toward the particular gods and all during this phase, because at that time हमारा जो appetite होता है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता लैक्टोज शुगर को, है कि नहीं। सो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है जिसके कारण, यस ऑब्वियसली, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको वो एडजस्ट हो रहा है, आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पा रही है कि नहीं, क्योंकि कई बार घी खाते हैं लोग बाग तो उनको लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, दे सफर अ लॉट। सो अल्टीमेटली बिकॉज दे आर द फैट। और हमने क्या पढ़ा है कि फैट टूट के ग्लिसरॉल्डिहाइड दैट इज फैटी एसिड बनाता है और एसिटिल कोएंजाइम बनाता है। एसिटिल कोएंजाइम जो है पायरुविक एसिड के साथ जुड़ के ऑक्सैलो एसिटिक एसिड साइकिल क्रिएट करता है। तो अल्टीमेटली जब हम उस चीज को पढ़ चुके हैं तो वी मस्ट नो हाउ टू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स इन अवर डे टू डे लाइफ, है कि नहीं। सो इम्यूनिटी हमने पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी कैसे आएगा, हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करके। हम अपनी बॉडी को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम अच्छा से अच्छा हैवी फूड खाएंगे। और फूड तो खा लिया हमने, लेकिन क्या हम उसको डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, और जो हम डाइजेस्ट कर रहे हैं क्या वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में प्रॉपर पहुंच रहा है, हमारे टिश्यू, हमारे सेल्स तक वो न्यूट्रिशन प्रॉपर जा रहा है, तब जाके हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, सो एवरी डे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शन दैट आई टोल्ड यू अबाउट। सो ओनली द फ्यू दीज एक्सपोजर्स रिजल्ट इन डिजीज। अगर एक हेल्दी पर्सन है तो उसका जो ऑरा है, उसका जो इम्यून सिस्टम है बहुत स्ट्रांग होगा, और वो इन्फेक्शन के कम अक्रॉस उसको क्रॉस करके चला जाएगा।
है ना. So this is due to the fact the body is able to defend itself from the most of these foreign agents. Yes, नेचर ने हमारी बॉडी को इतना स्मार्ट बनाया है कि वो ऑटोमेटिक इस तरह के इन्फेक्शंस को टैकल कर लेती है. लेकिन उस बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें प्रोटीन्स, डाइट्स, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, रफेज, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स उसको देना पड़ेगा. ऐसे बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी. गाड़ी को हमने चलाना है तो पेट्रोल डालना पड़ेगा और समय समय पर वो जो टायर है उसका हवा भी चेक करना पड़ेगा, प्रॉपर मेंटेनेंस से देना होगा, तब जाकर वो गाड़ी रन करेगी. तो हमारा बॉडी लाइक दैट ओनली. कितना सारा सिस्टम है हमारी बॉडी में. ऑर्गन सिस्टम है, दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इंट्रोगेमेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है. कितना सारा सिस्टम है. और इसमें एनर्जी जनरेट भी होती है और एनर्जी कंज्यूम भी होती है. दैट इज गोइंग टू कॉज द मेटाबॉलिज्म. फिर सो इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. जो ऑर्गेनिज्म, जो एजेंट डिजीज कॉज कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग करना कि वो उसको फाइट कर सके, हरा दे. क्योंकि इस लड़ाई में अगर बॉडी हार गई तो इन्फेक्शन हावी हो जाएगा और बॉडी जीत गई तो बॉडी इम्यून हो जाएगी और रेजिस्ट करेगी. सो conferred by the immune system, basically they are of two kinds, innate immunity and the acquired immunity. जो innate immunity है उसको अगर हम स्टडी करें, so it is non-specific type of defense and it is present at the time of birth. देखो, बर्थ के समय से ही नेचर ने हमें प्रोटेक्शन देना शुरू कर दिया है. ठीक है, कहां से आया? मदर से, पेरेंट से. अगर पेरेंट जीन्स जो है स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली जो फीटस है, जो न्यूबॉर्न बेबी है, वो भी इन्फेक्शन को बेयर कर लेगा. लेकिन अगर पेरेंट्स के जीन्स स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है तो फिर फीटस या न्यूबॉर्न बेबी भी प्रोन टू इन्फेक्शन होगा. कई बार छोटे बच्चे होते हैं जो होते बराबर सर्दी, खांसी, जुकाम, हर दूसरे दिन उनको बुखार आ रहा है, हर दूसरे दिन उनको इन्फेक्शन आ रहा है. एंटीबॉडीज, यस, हमने सुना तो है एंटीबॉडीज के बारे में, लेकिन ये बनता कैसे है? और उसको बनने के लिए IgE, IgG, IgM 5 तरह के फॉर्म्स होते हैं, है ना. सो कैसे काम करते हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर देते हैं? तो अल्टीमेटली सारी चीजें आई कहां से? प्रॉपर डाइट से, अच्छी खुराक से. सो this is accomplished by providing the different type of barriers to the entry of the foreign agents into our body. हमारी बॉडी में इन्फेक्शन को रोकने के लिए बहुत सारे बैरियर्स हैं. स्टार्टिंग होती है इन्फेक्शन को रोकने की हमारे स्किन से, हमारे नॉस्ट्रल से, बिकॉज हमारी बॉडी में 9 होल्स हैं जहां से पूरा इन्फेक्शन आता है. राइट. सो इनेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स. पहला है फिजिकल बैरियर, दैट इज स्किन. So skin on our body is the main barrier which actually prevent entry of microorganisms. ठीक है, कभी भी धूल चलती है, आंधी आती है, हम लोग फंस गए तो हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, नाक, मुंह, कान बंद कर लेते हैं, है ना. पानी में हम डाइव करने जा रहे हैं, तैरने जा रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, कान से इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्टेड वाटर है, कंटामिनेटेड वाटर है तो इन्फेक्शन वहां से आता है. आंख तो बंद कर ली, कई बार गलती से पानी गल्प कर लिया. कान, हाथ हमेशा हमें मेजर इन्फेक्शन देता है. इसलिए हर चीज को हम टच करते हैं. कुछ भी करने से पहले, खाने से पहले हाथ अच्छे से वॉश करने की हैबिट जरूर डालिए. राइट. सो म्यूकस, कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग द रेस्पिरेटरी. हमारी बॉडी में पानी है, पानी फ्लूइड के फॉर्म में है, पानी म्यूकस के फॉर्म में है. और जो बैरियर है, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंड द यूरोजेनिटल ट्रैक्ट्स आल्सो हेल्प इन ट्रैपिंग द माइक्रोब्स एंटरिंग द बॉडी. यस, जैसे ही कोई इन्फेक्शन आता है ये म्यूकस उसको कंट्रोल कर लेता है, रोक लेता है. हमारी नेजल कैविटी में पहले हेयर लाइनिंग्स उसको कंट्रोल करती हैं, उसके बाद जो म्यूकस है वो उसको कंट्रोल करते हैं. उसके बाद धीरे धीरे जैसे अगर इनकेस इन्फेक्शन गले तक आ गया तो वहां पे जो एंजाइम्स हैं वो उसको रोक करते हैं. लेकिन अगर इन्फेक्शन तगड़ा वाला है तो तुरंत साट थ्रोट दे देगा, गला दर्द होना शुरू हो जाएगा, टॉन्सिल हो जाएंगे, है ना. सेकेंड क्या है? साइकोलॉजिकल बैरियर. Acid in the stomach, physiological barrier. Acid in the stomach, saliva in the mouth, tears from the eyes. ये भी आंखों को कुछ गया नहीं पार्टिकल की आंखों में से टीयर बनना शुरू हो जाते हैं. और कंसिस्टेंसी में वो हमारे
स्क्लेरा को वाइप आउट कर देते हैं इस इन्फेक्शन को, है ना। सो ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। आपने कभी काजल वगैरह लगाया होगा, तो बेसिकली जब आप सुबह सो के उठते हो तो आई स्किन पोर्स में हमको ब्लैक ब्लैक हेड्स दिखते हैं। सो बेसिकली जो गलती से कुछ भी इन्फेक्शन वाला पार्ट है, दैट्स गोना टू कंडेम टुवर्ड दिस पर्टिकुलर नोज, है ना। इसके अलावा कई बार सर्दी जुकाम हो जाता है तो पीला पीला सा पार्टिकल हमारे यहाँ पे दिखता है टुवर्ड दिस एजेस। यस, सो बेसिकली क्या, दे आर गोना टू वाइप आउट द ऑल द फॉरेन पार्टिकल्स। सो थर्ड हमारा है सेलुलर बैरियर। तो भाई फिजिकल बैरियर, वहां से कहीं गलती से इन्फेक्शन आ गया तो फिजियोलॉजिकल बैरियर, उन्होंने उसको रोक दिया, देन हमारे पास सेलुलर बैरियर है। द सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स, WBC, ल्यूकोसाइट्स में भी कई सारे टाइप्स होते हैं, फर्दर डिविजन्स होती हैं, है ना। तो इसमें जो WBC है ऑफ अवर बॉडी, दे लाइक द पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, जिसको कॉमनली PMNL न्यूट्रोफिल्स कहते हैं, और मोनोसाइट्स, they are the natural killer type of lymphocytes in the blood as well as the macrophages, जो इस तरह के इन्फेक्शन को खा जाते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। in the tissues can phagocytosis and the destroy microbes। so पूरी बॉडी में हर लेवल पर इन्फेक्शन है, को रोकने के लिए बैरियर्स एक्टिव हैं, इन्फेक्शन को रोकने के लिए बैरियर एक्टिव्स हैं। नंबर 4 है साइटोकाइनिन, जैसे कि वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, बेसिकली वो प्रोटीन होता है दैट इज सेक्रेटेड बाय द वायरस, है ना, विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम द फर्दर वायरल इन्फेक्शंस। इस तरह की चीजें जो बॉडी बनाती है और वायरल एंट्री को रोकती है। एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, सो ऑन द अदर हैंड इज द पैथोजन स्पेसिफिक, किस तरह का इन्फेक्शन है, किस तरह का पैथोजन है, उसके अगेंस्ट ये चीजें बनाती हैं हमारी बॉडी में बैरियर को, ताकि वो इन्फेक्शन को रोक सके, ठीक है। सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। याद है, कैसे याद करो 4 दिन पहले हमने क्या किया था। उसी तरह से कभी वो इन्फेक्शन बॉडी में आता है तो हमारी जो सेल्स हैं उसको मेमोराइज करके रख लेती है कि अच्छा 6 महीने पहले इस तरह का इन्फेक्शन आया था तो इस तरह की एंटीबॉडीज बनना चाहिए, तब जाके ये पर्टिकुलर इन्फेक्शन होगा, ठीक। और अगर ये इन्फेक्शन बॉडी में कभी नहीं आया, इसके लिए इस तरह की सेल्स बननी चाहिए, ठीक है। आई एम टेलिंग यू इन जनरल, बेसिकली ये सारी चीजें कैसे होती हैं, जो पर्टिकुलर केमिकल रिलीज होता है बॉडी में, उसका जो बॉन्डिंग होता है उसके अकॉर्डिंग उसको आइडेंटिफाई करके ही हमारा जो सेल है उसके अगेंस्ट स्टेप लेता है। इज दैट क्लियर? सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, and this means when our body encounters the pathogen for the first time, it produces the response called the primary response, which is of low intensity. Next time body उससे fight कर पाएगा। Absolutely perfect देवेंद्र, this is true, है ना। अब subsequent encounter with the same pathogen elicits a highly intensified secondary or anamnestic response, and this is ascribed to the fact that our body appears to have memory of the first encounter. हम लोगों ने पढ़ा होगा क्या, इंसेक्टिसाइड्स। अगर एक्सेसिव यूज होता है इंसेक्टिसाइड्स का तो जो पैथोजेंस हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, वो उसके अगेंस्ट रेजिस्टिविटी डेवलप कर लेते हैं, है ना। तो वैसे ही हमारी बॉडी में भी कोई पर्टिकुलर इन्फेक्शन अगर आया है तो फर्स्ट टाइम अगर बॉडी को, कहते हैं ना गड्ढे में गिरने से पता चलता है कि चोट कैसे लगती है, तो हम उस चीज को लेकर और अवेयर हो जाते हैं कि अरे संभाल के जाओ, लास्ट टाइम गिरे थे। द सेम हैपेंस विद द बॉडी एज वेल। तो बॉडी के अंदर जो केमिकल जनरेट होता है किसी पर्टिकुलर एंटीजन के कारण, तो बॉडी उसको लेकर स्पेसिफिक हो जाती है कि भाई इस तरह का इन्फेक्शन है तो हम उसको मैनेज कर लेंगे, ठीक है। नहीं हो पाता, देन द बॉडी स्टार्ट सफरिंग, ठीक है। So the primary and the secondary immune system, that is response, are carried out with the help of two special type of lymphocytes. बच्चों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, ठीक है। और इस पे हम एक पूरी क्लास डिस्कस करेंगे, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू टेल यू ऑल द थिंग्स इन डिटेल्स, ठीक है। सो बिकॉज यू आर द नीट एस्पायरेंट्स, तो आपको ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। सो बेसिकली जो लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड में वो 2 तरह का होता है, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या रीजन है, इसको हम बीटा सेल्स कहते हैं या टी सेल्स कहते हैं, क्यों कहते हैं, दैट विल डिस्कस एज वेल। सो जो ये बी लिम्फोसाइट्स है, दे प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन। बच्चों बॉडी में प्रोटीन होना बहुत जरूरी है, ठीक है।
in response to the pathogen into the body to fight with them. बॉडी में इन्फेक्शन आ गया, पैथोजन आ गया, उसको फाइट करने के लिए प्रोटीन की जरूरत है, तो n नंबर ऑफ प्रोटीन बनाते हैं बिकॉज दैट प्रोटीन एक्चुअली वर्क्स एज एन आर्मी अगेंस्ट टू कंट्रोल दोज इन्फेक्शंस. इज दैट क्लियर? देवेंद्र, पायल, नितिन, खुर्शिदा, दिव्यांशी, ठीक है. एंड दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंटीबॉडीज. ठीक है, इनको हम एंटीबॉडीज, एंटीजन एंटीबॉडीज टर्मिनोलॉजीज आप लोग को पता है. दैट्स गोइंग टू रियली अ ग्रेट एंथुसियाज्म एंड अप्रिसिएशन एज वेल. सो जो टी सेल्स देमसेल्व्स डू नॉट सेक्रीट एंटीबॉडीज बट हेल्प बी सेल्स टू प्रोड्यूस देम. जो टी सेल्स हैं वो अपने आप एंटीबॉडी नहीं बनाते, लेकिन वो बी सेल्स को हेल्प करते हैं एंटीबॉडीज बनाने में. अब each antibody molecule has 4 peptide chains. अब पेप्टाइड चेन क्या होती है? आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है. क्यों देवेंद्र, पायल, नितिन, पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या है, पेप्टाइड चेन क्या है? खुर्शिदा, दिव्यांशी, बच्चे आप लोगों का रिस्पॉन्स आता है ना, चाहे आता है तो बताओ जल्दी, नहीं आता तो बोल दो सर डोंट नो. सो एटलीस्ट वी कैन इनिशिएट. प्रोटीन लिंक चेन, प्रोटीन चेन, यस. और सिर्फ दिव्यांशी और खुर्शिदा एंड देवेंद्र आंसर करेंगे. आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम नितिन टुडे. पायल ने शुरू में रिस्पॉन्स देना शुरू किया एंड देन शी आल्सो बिकेम, है ना, साइलेंट. सो ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स में 4 पेप्टाइड चेन होती हैं, 2 स्मॉल जिसको कि लाइट चेन कहते हैं. डायग्राम हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है. हाँ, तो जो है दे आर 4 होते हैं, जिसमें से 2 होती हैं छोटी जिसको कि लाइट चेन कहते हैं, और जो 2 बड़ी होती हैं उनको कि हैवी चेन कहते हैं. यस बेटा. एंड हेंस एन एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज H2L2. H का फुल फॉर्म क्या है, L का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट डज H स्टैंड फॉर एंड 2 स्टैंड फॉर? लाइट एंड हैवी. अभी बताया ना, 4 होते हैं पेप्टाइड चेन, जिसमें से 2 हैवी होते हैं, 2 लाइट होते हैं, तो H2L2 के नाम से हम इनको जानते हैं. हाँ, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन अवर बॉडी, जो कि बेसिकली 5 तरह के होते हैं. IgA, IgM, IgE, IgG, और एक और होता है, उसका नाम यहाँ मेंशन नहीं है. आर सम ऑफ देम. क्या होता है? IgA हो गया, IgM हो गया, IgE हो गया, IgG हो गया, एक और रह गया, जल्दी बताओ. आई हैव नॉट मेंशन्ड दैट थिंग. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. फटाफट बताओ, ठीक है. A cartoon of an because these antibodies are found in the blood, the response is also called as a humoral immune response, and this is one of the 2 types of our acquired immune response, that is antibody mediated. और जो second one होता है that is called cell mediated immune response और cell mediated immunity. पहला हमारा है antibody mediated और दूसरा है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है. अब जो टी लिम्फोसाइट्स मीडिएट, दैट इज CMI, वेरी ऑफन व्हेन सम ह्यूमन ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट है, आई है, लीवर, किडनी, दे फेल टू फंक्शन सेटिस्फैक्टरी, तब जो ट्रांसप्लांटेशन होता है इज द ओनली रेमेडी टू इनेबल द पेशेंट टू लिव अ नॉर्मल लाइफ. तो उसके लिए RH फैक्टर वगैरह मैच किया जाता है. किसी भी ऑर्गन को अगर ट्रांसप्लांट करते हैं तो उससे पहले कई बेसिक चीजों को देखा जाता है, और कई बार अगर वो ऑर्गन जो हमने इम्प्लांट किया है और अगर वो प्रॉपर ब्लड स्ट्रीम से मैच नहीं करता तो बॉडी उसको अगेंस्ट काम कर देती है ना, उस ऑर्गन के अगेंस्ट काम कर देती है. तो इस तरह की जो कंडीशन होती है, देन अ सर्च बिगिन टू फाइंड अ सुटेबल डोनर. तब जाकर एक सुटेबल डोनर की सर्च होती है. इसीलिए हर किसी का ऑर्गन हर किसी पेशेंट में इम्प्लांट नहीं करते. प्रॉपर डायग्नोसिस होती है, उसका ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है, RH फैक्टर देखा जाता है, ब्लड से रिलेटेड कोई उसको इन्फेक्शन तो नहीं है, और उसका हिस्ट्री चेक किया जाता है. तब जाकर कोई भी ऑर्गन जो है बॉडी में किसी पेशेंट की इम्प्लांट किया जाता है. और जब एक यस WBC, ऑब्वियसली जो ये इंटरनल चीजें होती है ना, क्योंकि बॉडी उसके अगेंस्ट डिफेंस कर देती है कि भाई नहीं, हमें नहीं चाहिए ये ऑर्गन, हमें हमारा पुराना वाला ऑर्गन चाहिए. एज भी मैटर करता है क्या? एज मैटर करता है, स्पेशली वो इस कंडीशन में, क्योंकि अगर सर्जरी होती है इस तरह के ऑर्गन्स को इम्प्लांट करने की, और अगर एज ज्यादा है तो जो रिकवरी होती है वो बहुत स्लो होती है एजेड पीपल की. एक एडल्ट की अगर हम बात करते हैं तो रेट ऑफ रिकवरी अगर ठीक है, मैनेजेबल है,
तो ऑब्वियसली, क्योंकि अगर सूचरिंग होगा, पंचरिंग होगा, टिश्यू को कटेगा, है ना, और इनकेस अगर किसी पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, शुगर की शिकायत है, तो वो फ्लक्चुएट करेंगे। और अगर रेट ऑफ रिकवरी कम है, तो ये जो नया टिश्यू का जो फॉर्मेशन है, जो रीजनरेशन ऑफ सेल्स है, दे विल नॉट वर्क। तो उसके अकॉर्डिंग ये भी चीजें देखी जाती हैं, बट ये थोड़ा सेकेंडरी हो जाता है। ठीक है, जो प्राइमरी लेवल पे यही देखा जाता है कि जो मैचेस हैं, जो डोनर्स के विद रिस्पेक्ट टू रिसीवर्स, दे आर प्रॉपर हैं कि नहीं है। सेकेंडरी, अब 60-70 इंसान एज का कोई पर्सन है, 70 to 80 ईयर्स ऑफ एज, और दैट इज अबाउट टू लीड एंड एक्चुअली उसने अपनी लाइफ ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। तो इन दैट केस जो डोनर का रिक्विजिशन है, दैट इज अबाउट कम से कम सा, इट विल डिपेंड अप टू हिम एज वेल एज हिज फैमिली, क्योंकि उसके लिए एक तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होता है। सेकेंड थिंग, जो एजेड बॉडी है वो प्रॉपर रिस्पॉन्स कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। एंड थर्ड थिंग, तो डिपेंड्स, दैट इज सेकेंडरी। बट प्राइमरी लेवल पर अगर डोनर अवेलेबल होते हैं तो पेशेंट की एज को लेकर इतना ज्यादा फैक्ट नहीं होता। इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं, उनका जो प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर होने से पहले उनको एक पर्टिकुलर एज तक आने दिया जाता है कि भाई अभी ये बच्चा छोटा है। हाँ, रिस्की भी होता है, कॉस्टली भी होता है, और डिपेंड करता है कि रेट ऑफ रिकवरी उस पेशेंट की कैसी है। मतलब वो पेशेंट जो है, जैसे छोटे बच्चे, आज की डेट में आप देखो कई ऐसे छोटे बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज, जिनमें डिफॉर्मिटीज होती है, उनमें एनएस प्रॉपरली ग्रो नहीं होता है ना। और सेकेंडरी, उनका जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें प्रॉपर क्लोजिंग नहीं होती है। सो अल्टीमेटली कुछ तरह की उनका प्रोसीजर के द्वारा एक उनका टेम्पररी एनएस जनरेट किया जाता है, और बाद में उसको जब बच्चे की सेकेंड या थर्ड, एक पर्टिकुलर 4 से 5 साल का एज होता है, उसमें डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं, सर्जन बेसिकली डिसाइड करते हैं कि इनका सेकेंड ऑपरेशन कब होगा, तब जाकर उसको प्रॉपरली मैनेज कर सके, है कि नहीं। तो दे आर द सो मेनी फैक्टर्स। हाँ, बिल्कुल कर देती है, बॉडी रेजिस्ट कर देती है, क्योंकि उसका जो काम है कि भाई ये ऑर्गन उसके सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको अगर मैच नहीं कर रहा है, तो बॉडी डेफिनेटली उसको रेजिस्ट कर देती है, और दैट एक्चुअली रिजल्ट्स द फेलर ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गन। वो ऑर्गन काम नहीं करता। ऐसे कई सारे रिसर्च हुए हैं, ऐसे कई सारे केसेस अवेलेबल हैं, राइट। सो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है, व्हाई इज इट दैट द ऑर्गन्स कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम जस्ट एनीबॉडी। हाँ, हो जाती है ना। अब बताओ, हार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, और अगर वही अवेलेबल नहीं है बॉडी में, तो फिर ब्लड प्रेशर बढ़ा, जो एक्सेस है कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी में, टिश्यू ने उसको निकालना शुरू कर दिया, बिकॉज सेल तो अपना काम कर रहे हैं ना। सेल के पास अनवांटेड चीज आई, उसे निकाल दिया, ब्लड ने उसको ले लिया। अब वो कहाँ लेकर जाए, उसके पास तो जैसे हमारा, इन शॉर्ट आई शुड यूज यू, कि जैसे ब्लॉकेज हो जाता है ना, ड्रेनेज सिस्टम का, तो क्या होता है, पानी बाहर निकलना शुरू होता है। तो बॉडी के अंदर अगर इसकी पूरी स्ट्रीम लाइन प्रॉपरली करती है, तो जो इंटरनल टिश्यूज हैं वो डैमेज हो जाते हैं, है ना, क्लोटिंग हो जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। तो दे आर द सर्टेन consequences दैट्स एक्चुअली गोइंग टू कॉज सर्टेन डिजीजेस इन अ सीवियर लेवल, है कि नहीं। और ऊपर से पेशेंट का, और अगर ऑपरेशन हुआ है, तो जो स्टिचेस होते हैं, जो टिश्यू एक्चुअली प्रॉपरली कंपाइल नहीं हुए हैं, तो दे आर गोइंग टू फेस द प्रॉब्लम्स। सो कई सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज इट दैट द ऑर्गन्स कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम जस्ट एनीबॉडी। किसी से भी हम ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन क्यों नहीं लेते। व्हाट इज इट दैट द डॉक्टर्स चेक। इन सब की जरूरत क्यों पड़ती है डॉक्टर्स को क्रॉस चेक करने के लिए। ग्राफ्ट्स फ्रॉम जस्ट एनी सोर्स। ग्राफ्टिंग सुना है आपने, हैव यू हर्ड द वर्ड ग्राफ्ट। क्या होता है ग्राफ्ट, बताइए। नितिन, पायल, देवेंद्र, खुर्शिदा, दिव्यांशी, ग्राफ्ट क्या होता है। हाँ, बेसिकली सॉर्ट ऑफ टिश्यू, ठीक है। हाँ, RH फैक्टर मैच, यस। बेसिकली इस तरह की क्रॉस चेक कराई जाती है। An animal, another primate, or any human beings cannot be made since the graft would be rejected sooner or later. उसको इनिशियल लेवल पे क्रॉस चेक कराते हैं, और कुछ समय वेट करते हैं। अगर बॉडी उसको, जैसे कोई टेटू बना लेता है तो ब्लड डोनेट नहीं कर पाता, उसी टाइप से सब चीज करते हैं। इट इज नॉट श्योर कि अगर उसने टेटू बनवा लिया है तो ब्लड डोनेट नहीं कर पाएगा। उसके पीछे कई रीजन होते हैं। पहला तो ये होता है कि वो टेटू उसने कब बनवाया, ठीक है।
हाँ, क्योंकि उस समय स्किन जो रहती है उसके अगेंस्ट वो इंक जो जनरेट होती है, दैट इज मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। इसको अभी हम यहीं पे होल्ड कर रहे हैं बिकॉज दो दो कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं टू विच वी नीड सम एक्स्ट्रा डिस्कशन। हमें हमारा सिलेबस भी कंप्लीट करना है और ये कंसर्न भी करना है। तो आई टेल यू इसके रिगार्डिंग आई डू हैव सर्टेन केस, आई स्टडीड अबाउट सर्टेन केस स्टडी हिस्ट्रीज। सो यहाँ पे अभी हम बात करते हैं कि कैसे उस ग्राफ्टिंग को बॉडी एडमिट करती है या रिजेक्ट कर देती है। उसको कुछ समय लगता है, ऐसा नहीं होता कि हमने तुरंत के तुरंत लाइक द मैच किया और चीजें हो गई, नहीं। इट टेक सम टाइम, 5 से 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, कई बार 72 घंटे भी वेट किया जाता है। बिकॉज कुछ सेल्स होते हैं जिनको रिस्पॉन्स करने में समय लगता है। हमारे पास हमारी बॉडी में अराउंड 200 टाइप ऑफ सेल होते हैं, ठीक है, और बिलियंस ऑफ तो सेल्स हैं जो पूरी बॉडी को बनाते हैं, और 200 टाइप्स जिनको अलग अलग ग्रो करके वो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं और उनका आपस में कोऑर्डिनेशन होता है। तो ये सारी चीजें जो कंपेटिबिलिटी रहती है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं उस चीज को एग्जीक्यूट होने में। अब जो टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग, दे आर द एसेंशियल्स। यस, grafting basically related to the tissues, transplantations and blood group RH factor, no doubt। और इस चीज को लेकर एंड अंडरटेकिंग द ग्राफ्ट और द ट्रांसप्लांट एंड इवन आफ्टर दिस द पेशेंट हैज टू टेक इम्यूनोसप्रेसेंट्स दैट ऑल हिज और हर लाइफ। यस, इस चीज को लेना पड़ता है। ये बेसिकली कुछ केमिकल्स, कुछ एजेंट्स या कुछ पिल्स या कुछ मेडिसिन आप कह सकते हो कि उनको पूरी लाइफ में जिनके अंदर इस तरह की ग्राफ्टिंग होती है एड ऑन सपोर्ट लेना होता है। द बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, क्योंकि बॉडी को पता होता है कि उसका क्या सेगमेंट है और कौन सा सेगमेंट बाहर से इंट्रोड्यूस कराया है। एंड द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शंस। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज इम्यूनिटी को थोड़ा सा स्टार्ट किया, उसके टाइप्स डिस्कस किए, उसके टर्मिनोलॉजी डिस्कस करी, और नेक्स्ट क्लास में वी शैल स्टडी अबाउट इन डिटेल्स। और मैंने आपसे पूछा था आईजी के बारे में कि 5 तरह के होते हैं और यहाँ पे 4 ही मेंशन है, तो 5वां कौन सा है? बट नोबडी आंसर्ड। मैं भी नहीं बताऊंगा, आई टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास ओनली। व्हाई शुड आई टेल यू ईच एंड एवरीथिंग? आपकी तरफ से प्रॉपर रिस्पॉन्स आना चाहिए, देन इट गोना टू डेवलप एन एंथुसियाज्म, राइट? क्यों खुर्शीदा? हाँ बिल्कुल, सस्पेंस है। सस्पेंस नहीं है बेटा, आप लोगों ने पढ़ा भी है, मैं भी डिस्क्लोज भी कर दूं, लेकिन आई जस्ट वांट कि आप लोग एक बार गो थ्रू करो। जब आप लोग कुछ पढ़कर आते हो ना, और जब हम उसको फिर क्लास में डिस्कस करते हैं, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग डबल एंड ट्रिपल हो जाती है। क्यों? है ना? तो आपके लिए काम रहेगा, इम्यूनिटी वाला जो टॉपिक है आप पूरा रीड करेंगे और 2 से 3 रीडिंग करेंगे, क्योंकि जब मैं उसको समझाऊंगा। हाँ जी खुर्शीदा आंसर्ड, IgI, इम्यूनोग्लोबुलिन आई। यस, बेसिकली बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ इतने इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं कि हम बोलते हैं, बट उस समय तो सब बोलते हैं हाँ सर समझ में आ गया, बट समझ में आ गया, लेकिन जब पढ़ने बैठते हैं तो थोड़ा सा चीजें और डाउटफुल रहती है, क्योंकि वो सेलुलर लेवल से भी बहुत छोटी होती है ना। तो अल्टीमेटली वी आर साइनिंग आउट फॉर द डे। नेक्स्ट क्लास में आप ये पूरा टॉपिक अच्छे से रीड कर आएंगे, इम्यूनिटी वाला। और पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन शूट्स करूंगा, आई विल डिस्कस समथिंग, आप लोग मुझे रिप्लाई करोगे एंड देन आई विल एक्सप्लेन, बिकॉज ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा क्रिटिकल भी है और थोड़ा सा लेंदी भी है। ठीक है जी? सो राइट अवे वी आर साइनिंग आउट। हैव अ गुड डे।